तो ये चैप्टर तो आता ही तुम लोगों को। हाँ, बायोडाइवर्सिटी तो बहुत याद कराया था तुम लोगों को। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? किसने पॉपुलर किया? एडवर्ड विल्सन ने। और टर्म दिया किसने था? रोजेन ने। और एंट की कितनी जातियां हैं? और बीटल की? और प्लांट की? जब हम प्लांट करें तो कहाँ का बताओगे? जैसे अभी तुमने चींटियों की जातियां कहाँ बताई? लखनऊ में। कहाँ बताई? इंडिया में बताई ना। यस सर, देखो कि पूरी धरती पे बताई है। तो जब प्लांट पूछे तो कहाँ बताओगे? पूरी धरती पे बताओगे ना। कितनी जातियां हैं? 3.5 लाख। क्योंकि 15 लाख की 22% है ना, तो 3.5 लाख जातियां हो जाएंगी। ऑर्किड की 20,000। बीटल की? एनिमल की? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। टोटल स्पीसीज 1.5 मिलियन आयुसीएन के अनुसार, है ना। और फिशेस की कितनी है? 28,000। वर्टिब्रेट की? डबल है ना। किसकी तुलना में? फिशेस की तुलना में। तो कितनी हो जाएंगी? 56-56 हजार है करीब, है ना। तो 56 की जगह 55 याद करना है। और फंजाई की कितनी बताई थी? 72,000। कहता फंजाई की टोटल जातियां वर्टिब्रेट की टोटल जातियों से ज्यादा हैं। तो वर्टिब्रेट की कितनी हो गई? 55। और फंजाई की हो गई 72। अब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैक्रोमोलिक्यूल से। और हाईएस्ट लेवल कौन सा है? बायोम। इकोलॉजी में कितने लेवल पे पढ़ाई करते हैं? 4 लेवल। कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम एंड बायोम। और जो बायोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पे है? सारे लेवल पे, है ना। जैसे भाई मैक्रोमोलिक्यूल की आप बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल कितने हैं? 4 मैक्रोमोलिक्यूल। मार खाओगे अभी। कितने मैक्रोमोलिक्यूल? 3। कौन से? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम है और पॉलीमर नहीं है। तो अगर हम प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो तीनों एक ही चीज तो हैं। हाँ यस सर, अभी हम बता रहे हैं कि अलग अलग हैं। तो अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत होती है मैक्रोमोलिकुलर लेवल से। और ये बायोम तक के हर एक लेवल पे। लेकिन कितने लेवल हमें पढ़ने हैं यहाँ पर? कितने पढ़ने हैं? 3। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस लेवल पे है? जीन लेवल पे। कितने एग्जाम्पल हैं? 3। पहला मैंगो, दूसरा राइस, तीसरा रॉल्फिया ओमेटोरिया। ठीक है। तो मैंगो की कितनी वैरायटी? 1,000। राइस के स्ट्रेन 50,000। रॉल्फिया ओमेटोरिया कहाँ पाया जाता है? हिमालय रेंजेस में। कौन सा केमिकल? रेसरपिन केमिकल। किससे मिलता है? रूट से। और अलग अलग हिमालय रेंजेस में पाए जाने की वजह से वेरिएशन है पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन। स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जांपल, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस लेवल की है? इकोसिस्टम लेवल की। और इकोसिस्टम कल ही हमने पढ़ा है। तो इसका एग्जांपल है इंडिया एंड नॉर्वे। इंडिया में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द नॉर्वे। अब अगर हम लोग आयुसीएन 2004 के अनुसार बात करें तो धरती पर कितनी जातियां हैं? 1.5 मिलियन। आयुसीएन इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट कितने हैं? 20 से 50। अभी सवाल पूछा भी था ना एक टेस्ट पहले। और मोर साइंटिफिक जो डेटा किसने दिया? रॉबर्ट में। कितनी जातियां? 7 मिलियन। कितनी खोजी जा चुकी हैं? 1.5 मिलियन। और कितनी बाकी हैं? 6 मिलियन अभी भी खोजी जानी बाकी है। जो डेटा यहाँ दिया गया उसमें प्रोकैरियोट का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट को पहला, हाँ, बहुत सारी ऐसी जातियां जिनको कल्चर करना संभव नहीं है। और जो इस समय हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो टेक्निक इनके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया को वर्ल्ड लैंड एरिया कितना मिला है?
2.4% और बायोडाइवर्सिटी में इसका कंट्रीब्यूशन 8.1%। इंडिया में प्लांट की कितनी जातियां? हाँ, 45,000 है। और कितनी खोजी जानी बाकी है? हाँ, 1 लाख। एनिमल की कितनी जातियां हैं? 90,000। कितनी खोजी जानी बाकी है? 3 लाख। रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी परसेंट जातियां खोजी गई हैं? 22%। कितनी बाकी हैं? 78%। अबे 22 जब खोजी गई तो बाकी कितना बचा? लेकिन सर ये निकला कैसे 78? गुणा किए थे ना। लॉग नहीं बेटा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा तब निकलेगा। कितनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है? 12। उनमें से एक इंडिया भी है। दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पर है? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में इनवर्टिब्रेट की कितनी जातियां? 1,25,000। प्लांट की 40,000। फिशेस की 3,000। बर्ड की 1,300। एम्फीबियन 427। मैमल रेप्टाइल 378। और यहाँ पर इंसेक्ट की लगभग कितनी जातियां वेट कर रही हैं? 2 मिलियन। 20 लाख जातियां इंतजार कर रही कि आओ और मुझे खोजो और मेरा नाम रखो। लेकिन इनमें से बहुत सारी जातियां खोजे जाने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अगले 100 साल में लगभग आधी जातियां 50% और 200 साल में सारी जातियां खत्म हो जाएंगी। और इसके सबके जिम्मेदार तुम लोग हो। अरे कहो, हम लोग हैं। हाँ, तुम ही लोग हो जिम्मेदार। ठीक है। अब जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन वो अनइवन है और दो फैक्टर है। पहला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी घटेगी। इक्वेटर से पोल पे जाने पे घटेगी। हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे जाने पे बढ़ेगी। हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड पे जाने पर बढ़ेगी डाइवर्सिटी, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे कोलंबिया में बर्ड की कितनी जातियां? 1400। इंडिया में, अमेजोन में, न्यूयॉर्क में 105। और ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड की रेंज कितनी है? 71 डिग्री नॉर्थ। न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ। और कोलंबिया 0 डिग्री, क्योंकि नियर इक्वेटर। और ट्रॉपिक्स की रेंज क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। अब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में कहा ज्यादा डाइवर्सिटी है? ट्रॉपिकल रीजन में। और इसमें 3 हाइपोथेसिस दी गई हैं। पहला बताया गया स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ग्लेशिएशन नहीं हुए हैं, जबकि टेम्परेट में हुए हैं। तो ज्यादा टाइम मिला इसको, इसलिए ज्यादा स्पीसीज यहाँ पर विकसित हुई। दूसरा ट्रॉपिकल रीजन लेस सीजनल है, मोर प्रिडिक्टेबल है, और इस वजह से निश स्पेशलाइजेशन हुआ और यहाँ पर जातियां ज्यादा विकसित हुई। तीसरा मोर सोलर एनर्जी ऑब्टेन इन ट्रॉपिक्स। और ज्यादा सोलर एनर्जी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा डाइवर्सिटी। मोर प्रोडक्टिविटी मोर डाइवर्सिटी। तो ये 3 है। और खूब इससे सवाल पूछे भी जा रहे हैं यहाँ से। दूसरा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहां पर एक्सप्लोरिंग किया था? साउथ अमेरिकन जंगल में। और इन्होंने कहा कि अगर एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते जाएं तो डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट। एक लिमिट है जेड। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर जेड। और जब वो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एस इज इक्वल टू सी ए टू पावर जेड। और यहाँ स्पीसीज और एरिया का रिलेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। और इसको लॉग लॉग में बदल दें तो स्ट्रेट लाइन। लॉग लॉग में बताओ, log s is equal to log c plus z log a. Z is the slope of the line, that is regression coefficient, and c is the intercept. अब जो z की वैल्यू है वो कितनी है? 0.1 से 0.2। और ये वैल्यू स्पीसीज पर निर्भर की एरिया पर किसी पर निर्भर नहीं करती। हाँ, अगर बहुत बड़ा एरिया जैसे होल कॉन्टिनेंट तो z की वैल्यू हो जाएगी 0.6 से 1.2। जैसे फ्रूगी ओरस बर्ड के लिए ट्रॉपिकल कितना होगा? 1.15। फ्रूगी ओरस किसे कहते हैं? फ्रूट ईटिंग बर्ड को कहा जाता है फ्रूगी ओरस। अब बायोडायवर्सिटी लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियां खत्म हो गई?
784, जिसमें इनवर्टिब्रेट की 359, वर्टिब्रेट की 338 और प्लांट की 87। और पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां। कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन आपको याद भी करने हैं। डोडो फ्रॉम द, क्वेगा फ्रॉम द, थाइलसिन फ्रॉम द, स्टेलर सिकाउ फ्रॉम द, एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। कौन सी? बाली, जावा, कैस्पियन। बाली, जावा, कैस्पियन सब स्पीसीज की जगह है। अबे दोनों है। बाली नहीं सुना है नाम कभी? घूमने उमने जाते हैं जो, है ना, तो कि बाली गए हैं, वो बाली नहीं, सुग्रीव और बाली वो अलग है ना। तो बाली, जावा एंड कैस्पियन। कैस्पियन सागर सुना होगा। तो ये टाइगर की 3 सब स्पीसीज हैं और 3 ये जगहों के नाम भी, और ये भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और बायोडायवर्सिटी लॉस के कितने कॉजेज हैं? 4, जिसे हम लोग कहते हैं एवल क्वार्टेट। और एवल क्वार्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चौथा, को एक्सटिंक्शन। तो पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कितना एरिया कवर करते थे? 14% से ज्यादा। अब कितना? 6% से कम। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लेनेट। कितना ऑक्सीजन देते हैं? 20%। और इन्हें तेजी से काटा जा रहा है फॉर कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग सोयाबीन। ग्रासलैंड में बदला जा रहा है और खेतों में बदला जा रहा है। खेतों में सोयाबीन की खेती करने के लिए, और ग्रासलैंड टू रेजिंग बीफ कैटल। साथ ही साथ जो फ्रेगमेंटेशन है, जब बड़ा हैबिटेट छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जिनमें माइग्रेटरी हैबिट होती है, खासतौर से बर्ड एंड मैमल्स, उनकी जो पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, और पोल्यूशन भी जो बायोडायवर्सिटी उसको प्रभावित करता है। दूसरा है कौन सा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड। जब जरूरतें बदल जाती हैं लालच में, तब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। बुढ़िया वाली कहानी याद है ना? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन सा एक्सटिंक्ट हुआ? स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में कितने एग्जाम्पल हैं? 5, जिसमें इंडिया के लिए कितने हैं? 4। और एक है कहाँ का? अफ्रीका का। ईस्ट अफ्रीका में कौन सी लेक? लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया में जो मछली रहती है उसका नाम सिचलेट फिश। और वहां इंट्रोड्यूस किसको किया गया? नाइल पर्च को। और नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करने की वजह से सिचलेट फिश की कितनी जातियां? 200 जातियां एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो नाइल पर्च है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब इंडिया के लिए 4 केस हैं: पार्थेनियम, लैंटेना, आइकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। क्या नाम है? क्लेरियास गैरी पाइनस। अब पार्थेनियम के बारे में तो आप पहले से जानते हैं कि पार्थेनियम इंडिया में कैसे आया? इंपोर्टेड वीट के साथ में आया था, कंटामिनेंट के फॉर्म में। और ये एलर्जीज के जो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, है ना। आइकॉर्निया आप जानते हैं जलकुंभी है ना। और जलकुंभी कैसे फैलता है? ऑफसेट के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन फास्ट भी होता है ना। तो और अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरी पाइनस, इसकी वजह से जो इंडियन कैटफिशेस उनके लिए खतरा पैदा हो गया। लास्ट इज द को एक्सटिंक्शन। और को एक्सटिंक्शन वहां होगा जहां रिलेशन ऑब्लिगेट हो। तो ऑब्लिगेट रिलेशन अगर है, और ये दिखाई देगा को एवोल्यूशन वाले केसेस, जहां को एवोल्यूशन हो रहा वहां को एक्सटिंक्शन भी होगा। जैसे फिग और वैस्प है। अगर फिग और वेस्प में से कोई एक एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। युक्का और मॉथ में से कोई एक एक्सटिंक्ट हो जाए तो दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अपने जीवन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसमें 2 बातें बताई गई। एक है पहला वाई और दूसरा हाउ। तो बायोडायवर्सिटी को क्यों बचाएंगे? कितने रीजन है? 3। पहला नैरोली, दूसरा ब्रॉडली, और तीसरा एथिकल। नैरोली में क्या बात की गई? डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा फायदा, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, फाइबर, रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स, जितना सीधा बेनिफिट हमें मिलता है वो होता है नैरोली। और नैरोली में एक आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग में कौन सा लेवल? जेनेटिक
मॉलिक्यूलर एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी। और मेडिसिन वाले दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि दुनिया भर में जितनी भी दवाइयां बेची जा रही मार्केट में उसमें प्लांट से 25%, ये शायद अभी सवाल दिया भी था क्या, और प्लांट की कितनी जातियां, ट्रेडिशनल मेडिसिन 25,000, 3.5 लाख जातियों में से 25,000 प्लांट की जातियां ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह दुनिया में यूज हो रही। हम लोग भी कुछ यूज करते हैं, नीम, पुदीना, एलोवेरा, तुलसी, जराकुश, तुम लोग भी कुछ, हल्दी, गिलोय, लहसुन, सब मेडिसिनल ही तो है। हाँ, मुलेठी, हाँ बिल्कुल मुलेठी होगा, अश्वगंधा, बेलाडोना, 10-20 तो नाम आप ही ने बता डाले। ऐसी कितनी है, केवल 25,000, और 25 नाम पूछ लें इसमें से तो ठीक, फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली में आता है कौन सा, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में जैसे पॉलिनेशन, जैसे ऑक्सीजन रिलीज, अमेजोन कितना ऑक्सीजन देते हैं, 20%, इसलिए उन्हें कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लेनेट। चिड़िया का सॉन्ग सुन के जगना, जंगल में घूमना, अब जो आनंद मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं। क्या कीमत होगी, कोई कीमत नहीं। तीसरा एथिकल, एथिकल में नैतिक कर्तव्य। इंसान होने के नाते, इंसान हो क्या तुम लोग, तो इंसान होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो लीगेसी तुम्हें दी है वो तुम अगली पीढ़ी को प्रोवाइड करो, ताकि अगली पीढ़ी और फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे करें। तो कैसे करेंगे, कितने तरीके हैं, दो तरीके, एक है इन सीटू, दूसरा एक्स सीटू। जैसे किसी टाइगर को बचाना है, टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में, तो अगर जंगल में टाइगर रहता है तो उसको हम उसी जंगल को प्रोटेक्ट कर दें, दैट इज इन सीटू। या उसको जंगल से लाके चिड़ियाघर में रख दो और बचा ले तो एक्स सीटू। समझ गए ना, इन सीटू में कितने तरीके, 5, और एक्स सीटू में 12। तो कितने याद करोगे, 5 याद कर लो, बाकी जो नहीं याद करोगे वो एक्स सीटू। तो इन सीटू में पहला हॉट स्पॉट, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा नेशनल पार्क, चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड पांचवा सेक्रेड ग्रोव। तो इंडिया में कितने नेशनल पार्क, 90, बायोस्फीयर रिजर्व 14, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448। दुनिया में कितने हॉट स्पॉट हैं, 34, पहले कितने थे, 25, फिर कितने जोड़े गए, 9, अब हो गए 34। 34 में इंडिया को कितने कवर करते हैं, 3, कौन से, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, कितने हो गए, ये एक हुआ, 3 कोई बता रहा है कि वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा, दूसरा हिमालय, और तीसरा इंडो वर्मा। ये तीनों इंडिया में है, नहीं बेटा, तीनों इंडिया को कवर करते हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे इंडो बर्मा है तो इंडिया और बर्मा को कवर करता है। बर्मा जानते हो क्या, क्या है बर्मा, एक देश का नाम। जैसे कहा ईस्टर्न हिमालय, तो हिमालय केवल इंडिया में कि वो नेपाल को भी कवर करता है, नेपाल को भी कवर करता है, तो नेपाल का भी कुछ हिस्सा उसमें और इंडिया का कुछ हिस्सा आ गया उसमें, है ना। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे थे कि जो हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। जैसे हॉट स्पॉट में हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है जो जातियां वहां पर पाई जाती है और कहीं नहीं होती। जैसे कैंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं पाया जाता है, तो कैंगारू इज एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। जैसे कीवी इज एंडेमिक टू न्यूजीलैंड, कीवी एक चिड़िया है और खाने वाली कीवी नहीं। वही समझ रहे थे क्या, अरे, अरे तुम लोग एग्जाम्पल भी नहीं देने वाला है। जैसे, हाँ, हाँ बहुत सारे हैं, बस इतना ही जानो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि जो टोटल हॉट स्पॉट हैं कितने, 34, ये दुनिया का कितना एरिया कवर करते हैं, 2%, और इंडिया कितना कवर करता है, 2.4%। लेकिन ये जो 2% एरिया हॉटस्पॉट कवर करते हैं, यहाँ पर धरती की 44% जातियां रहती हैं। कितने परसेंट, 44% जातियां। और अगर इन हॉट स्पॉट को हम प्रोटेक्ट कर दें लीगली, तो जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है कितना कम हो जाएगा, 30%। मास एक्सटिंक्शन कितने हो चुके हैं, 5, कौन सा चल रहा है, छठा, 6 इन प्रोग्रेस, और पहले जो 5 हुए वो प्री ह्यूमन।
अभी जो छठा है उसमें तुम सब हो, और तुम सब जो हो तो तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि पहले के जो 5 थे उनका रेट कम था, अब रेट बहुत कितना ज्यादा है, 100 से 1000 गुना ज्यादा है। तो ये जो रेट 100 से 1000 गुना ज्यादा है, इसमें 30% की हम कमी ला सकते हैं अगर हम हॉट स्पॉट को लीगली प्रोटेक्ट कर दें। तो 5 जो इन सिटू कंजर्वेशन में, इनमें से कितने प्रोटेक्टेड हैं? पांचों प्रोटेक्टेड हैं, वाह। अरे ऑप्शन 5 ही ले लो। कितने प्रोटेक्टेड हैं? 4। हॉट स्पॉट प्रोटेक्टेड नहीं, बाकी चारों प्रोटेक्टेड हैं। इनमें से 3 लीगली प्रोटेक्टेड हैं। कौन से? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब मैंने घर में बनाया है, ये सब लिखा नहीं है किताब में। तो लिखा तो काहे नहीं बता पा रहे हो? 3 लीगली प्रोटेक्टेड हैं। अब जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं। कहा था वहां पर टहनी को काटना, जानवरों का शिकार करना मना होता है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ आपने याद भी कर रखे थे क्या? सेक्रेड ग्रुप्स। अरे इतने सन्नाटे में क्यों आ जाते हो? सेक्रेड ग्रुप जैसे खासियन जयंतिया हिल इन मेघालय, आरावली हिल्स, सरगुजा चंदा बस्तर एरियाज, और वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। साथ ही मेघालय के सेक्रेड ग्रोव में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो लास्ट रिफ्यूजेस हैं, मतलब वहां से खत्म हुए तो अब धरती पर कहीं भी पाए नहीं जाते हैं। और फिर आते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। अब इन 5 के अलावा कोई भी पूछ ले तो एक्सीटू हो जाएगा, जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, आईवीएफ, है ना, ये सब क्या हो गए? एक्सीटू। और कौन सा, अगर किसी को अर्जेंटली बचाना है तो कौन सा बढ़िया तरीका? एक्स टू कंजर्वेशन बेटर अप्रोच है, ये सब लिखा नहीं लेकिन। और जो बायोडायवर्सिटी को बचाना केवल मेरी जिम्मेदारी, कि सबकी जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी की सभी देशों की? तो सभी देशों में लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना, लड़ाई झगड़ा चल ही रहा खूब इस समय, सब एक दूसरे मारने तुले हुए हैं। लेकिन जब बायोडायवर्सिटी को बचाना होता तो सब एक साथ आ जाते हैं, जैसे जैसे बायोडायवर्सिटी बचा रहे हैं वो सब, है ना। तो बायोडायवर्सिटी के लिए 2 समिट हुई हैं, एक हुई अर्थ समिट और दूसरी वर्ल्ड समिट। अर्थ समिट 1992 में, कहां पर? रियो डी जेनेरियो, कहां? ब्राजील। और वर्ल्ड समिट इन द ईयर 2002, कहां? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। कितने देश इकट्ठा हुए? 190। और कहा कि बायोडायवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है उसको कम करेंगे बाय द ईयर 2010। लेकिन अब तो 2026 आ गया। चलो शुरू करते हैं यहां से, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी इन इंडिया? तो इंडिया में कितने कवर करते हैं? 3। पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा हिमालय, तीसरा कोई दिखाई दे रहा है क्या इसमें? कौन सा? वेस्टर्न घाट, ये हो जाएगा। हाँ, गैंगेटिक नहीं जानते हो क्या? अबे गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी? बताओ किसका नंबर सबसे ज्यादा? हाँ, फंजाई का। वो याद है क्या डायग्राम? ये ऐसे वाला याद आया? चलो बताओ। एंजियोस्पर्म, फंजाई ज्यादा है, और एंजियो ऑप्शन में है नहीं। अरे लाइकेन, एल्गी, मॉसेस, फर्न एंड अलीज। समझ गया ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्सी टू? अरे कौन सा एक्सी टू के लिए यूज नहीं होता है? तो हमें इन याद ही है, तो वहां से कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। अबे बॉटनिकल गार्डन क्या? एक्सी टू के इन? फील्ड चीन बैंक, एक्सी टू, सीड बैंक, ये तीनों एक्सी टू हो गए। तो पूछा कौन सा एक्सी टू नहीं है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन याद करना चाहो तो कर सकते हो, कौन सा है? हाँ, कौन सा?
लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज काजीरंगा नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इज ऑप्शन, वैसे कोशिश करो ना, नागार्जुन सागर। ऑप्शन भी दिखाने से कोई मतलब है नहीं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, बताओ। मैंगो मैक्सिमम 1,000 है, उधर राई से 50,000, मार खाओगे अभी। इसमें ज्यादा है। अभी 3 ही तो एग्जाम्पल हैं। राउल्फिया में कितनी जाती हैं? को दी है क्या? और मैंगो में कितनी वैरायटी? और राइस में? तो किसमें ज्यादा हुआ? राउल्फिया में। एक है तो सबसे ज्यादा हो गया वो। कौन सा करें बताओ। लेकिन सर वीट और ग्राउंडनट को तो पता नहीं, तो नहीं पता तो ना जानो। चलो, ए क्या है? इंसेक्ट। बी क्या है? मोलस। सी क्या है? क्रस्टेशियन। डी क्या है? अदर एनिमल ग्रुप्स। नीट 14 का सवाल है ये, कर ही लोगे। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज। आईयूसीएन देता है रेड लिस्ट। और वो जो हम लोग याद करते हैं ना, 500 सालों में 784 जातियां खत्म हुई, आईयूसीएन का ही डेटा है। फॉर द ईयर 2004, आईयूसीएन 2004। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future is, हाँ क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड की क्रिटिकली इंडेंजर्ड? हाँ। और इंडेंजर्ड किसे कहेंगे? अच्छा। हाँ, एक्सट्रीमली ना हो, है ना, एक्सट्रीमली और इमीडिएट वर्ड नहीं यूज करेगा उसमें। तो यहां पर करेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वैसे इसमें इंडेंजर्ड दिया भी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के कितने कॉजेज हैं? 4। कौन सा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन तीसरी, और चौथा बताओ कौन सा नहीं है? हाँ, एक्स सीटू कंजर्वेशन। डिफॉरेस्टेशन में हैबिटेट लॉस नहीं हो रहा है, जंगल काटे दे रहे हो, और हाँ, इससे भी तो हैबिटेट लॉस हो रहा है। हाँ, इससे हम मारे ना के झापड़ अभी भाई। एक्स सीटू तो बचाने के लिए है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन इज, तो 5 को छोड़ के बाकी तो एक्स सीटू ही है ना। बताओ कौन सा? सीड बैंक। और बाकी क्या तीनों इन सीटू हैं। यस, इंडिया में कितने ये? 90, और ये 448, और बायोस्फीयर रिजर्व 14। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन सीटू। जहां है वहीं बचा लें तो इन सीटू। द स्पीसीज कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब सीमित, टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज कॉल्ड, दैट इज एंडेमिक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो बताओ। पहला ऑप्शन करें इन सीटू सीड बैंक, गलत हो गया ना। इन सीटू टिश्यू कल्चर, इन सीटू नेशनल पार्क, एक्स सीटू बॉटनिकल गार्डन, इन सीटू क्रायो प्रिजर्वेशन, गलत बात है, तो थर्ड हो जाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज इन सीटू। इन सीटू मार खाएगा भी। हम क्या पूछ रहे हैं, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। तो इन सीटू ही हो गया ये। क्या है? और 3 ऑप्शन क्या दिया है? तो क्या करेंगे? एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इज, और ये एक्सटिंक्ट नहीं है क्या? और ये भी एक्सटिंक्ट है, दोनों एक्सटिंक्ट हैं। तो फिर रिसेंट पूछा, रिसेंट मतलब हाल ही में, तो ये कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ? 500 साल पहले। अरे, और ये 1 लाख से 40,000 साल। तो रिसेंट पूछा इसलिए यहां पर हो जाएगा डोडो। और अगर इसी में एक और ऐड कर दें, वो डायनासोर्स, तो डायनासोर 65 माया। और इसमें रिसेंट की जगह कहते ओल्डेस्ट एक्सटिंक्शन, तो
डायनासोर हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। वैसे चारों कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाउ मेनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मायर्स? बोलो बे। अब लेकिन सर ये क्या दिया हुआ, ये तो हम अबे क्या मतलब तुमको उससे पूछा कितने हॉट स्पॉट हैं तो कितने हो जाएंगे? 34। पहले कितने थे? 25। फिर कितने ऐड हुए? अब कितने हो गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? पार्थिनियम थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी का खतरा है। कौन सा खतरा? अबे एलियन स्पीसीज इन्वेजन, तुम लोग स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन, तो क्या है बताओ? सही है ना, ये भी सही हो गया। बैले कहीं के जब पहला सही हो गया और सही पूछा है तो बाकी गलत ही होगा। लेकिन अब सवाल है कि गलत कैसे है, ये कैसे गलत है? और कोई? अबे इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी ना ये स्ट्रेटिफिकेशन, वही बता रहे हो। अच्छा, हाँ हाँ इसे बताना। अरे ये स्ट्रेटिफिकेशन कल ही तो सिखाया कि दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के, एक स्ट्रेटिफिकेशन और एक स्पीसीज कंपोजिशन। एरन काइमा पुंशिया गलत ही होगा, इसे तो बोल ही दो कि गलत है। पता हो चाहे ना पता हो, गलत है। एरन काइमा कहाँ पाया जाता है? एक्वाटिक प्लांट में। एरन काइमा पैरन काइमा, जिसमें एयर कैविटीज आ जाते हैं, और एयर कैविटी आने की वजह से बायोन्सी मिलती है, ताकि जो एक्वाटिक प्लांट हो पानी पर तैरते रहे, जैसे जलकुंभी। तो जलकुंभी वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया में होता है एरन काइमा। एज पिरामिड बायोम, क्या गलती है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कितने एट्रीब्यूट होते हैं? 4। कौन से? प्रोडक्टिविटी, डी, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। और एज डिस्ट्रीब्यूशन में लोग पिरामिड पढ़ते हैं। रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन। रेड लिस्ट किसके जानकारी देता है? थ्रेटेंड स्पीसीज, कि कितनी ऐसी जातियां हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। कितनी जातियां हैं? हाँ, कितनी जातियां? 15,500 जातियां, जिनमें से इंडिया में 650 जातियां जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिनमें से बर्ड की 12%, एम्फीबिया की 32%, झिम्नो की 31%, मैमल की, उसी की बात करें, थ्रेटेंड स्पीसीज है। थ्रेटेंड जो एक्सटिंक्ट हो चुकी की खतरा है, खतरा है तो 15,500 जातियों को खतरा है इस समय एक्सटिंक्ट होने का। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हांगुल? वैसे मन करे तो याद कर लो, वैसे याद ही कर लो, नीट में आया हुआ है। लो कहीं ना हो, लो और कठिन हो गया तो ऑप्शन देखते। मस्क डियर। अच्छा डियर है, डियर मतलब क्या हो गया? मस्क डियर, अरे मस्क डियर नहीं जानते हो क्या तुम लोग? कस्तूरी मृग। या ले लो रहने दो मस्क डियर, जो कस्तूरी मृग होता है ना, उसके पास एक ग्लैंड होती है जिससे स्मेल आती है, और उसको पता ही नहीं कि स्मेल उसी से आ रही है, और पूरे जंगल में खोजता रहता है कि कहां से स्मेल आ रही है। तो इसमें हो जाएगा दाची गैम नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। याद कर लो वैसे। बायोडाइवर्सिटी लॉस अकर ड्यू टू द रीजंस गिवन बिलो। चलो बताओ। चारों है क्या? तो चारों कहाँ दिया है? तीसरा भी, ये नहीं कि चारों सही तो चार लगा दिया कि चार सही है। ऐसी खूब गलतियां हो रही होंगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सी टू कंजर्वेशन? हाँ, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। अब कुछ कह रहे अमेजोन का है, नहीं कर रहे अमेजोन तो अमेजोन किसमें पढ़ा हमने? इन सीटू में अमेजोन पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? हाँ,
अमेजोन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि सबसे बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर है ना। दूसरा ये कि ये हॉटस्पॉट में भी आता है, जो 34 हॉटस्पॉट उनमें से ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सफारी और एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो इन सिटू, और सफारी पार्क एक्स सिटू। बाकी हिमालय रीजन ये हॉटस्पॉट, ये भी तो एक हॉटस्पॉट, और ये खुद हॉटस्पॉट लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और ये किसने बताया? ब्लैक मैन, है ना, ब्लैक मैन ने बताया। हाँ, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज नोन एज, हाँ, कोर जोन। याद कर लो, है नहीं एनसीईआरटी में, पूछा गया चूंकि नीट में, तो याद रखो कोर जोन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स टू एक्सेप्ट, कौन सा? सेक्रेड ग्रोव। सेक्रेड ग्रोव क्या है? एसी2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? हाँ, बॉटनिकल गार्डन। अबे नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू, इन सीटू का कौन सा तरीका नहीं है? हाँ, बॉटनिकल गार्डन ही तो होगा। अच्छा, तो मेरे कहने पे जाओगे? अपना दिमाग लगाना है कि मेरे कहने पे जाना है? वहां एग्जामिनर होगा, वो जो बताएगा वो लगा देना। The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called? अच्छा, अर्थ समिट को और समिट कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, नहीं ऑप्शन नहीं दिया, ऐसे ही सोचो, कुछ वर्ड है एक। हाँ, क्या? कोई किसी को वर्ड याद आ रहा है? सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, है क्या इसमें कहीं ऑप्शन? पहला ये है ना, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। कल रिवाइज करा था, उसमें ही तो बताया था ये वर्ड सस्टेनेबल यूटिलाइज, कीवर्ड तो बता ही देते हैं, लेकिन वही नहीं तुम लोग पढ़ के आते। वेस्टर्न घाट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following term will you use to notify such species? Endemic species हो जाएगा, है ना? एंडेमिक ही है ना ये। एक्सप्लोरेशन, वही सवाल आ गया। मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, दिस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। और बाकी तीनों वर्ड भी सिलेबस में आपके। बायोपायरेसी कहां पर? बायोटेक में हम लोग पढ़ते हैं, किसकी बायोपायरेसी की गई? हाँ, राइस, टर्मरिक, नीम, तीन ये हो गए। और राइस वाला तो डिटेल में दिया गया है, अमेरिकन कंपनी ने किया था, है ना? कहां से? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, है ना? और उसने फिर बासमती को सेल करना शुरू किया था, बासमती नाम रख दिया था। बायो एनर्जेटिक्स बताओ कहां पे? हाँ, कोई मुझे चैप्टर का नाम बता पाएगा? हाँ, याद है किसी को? चलो एक हिंट दे देते हैं, क्लास 12 में नहीं है, अब बताओ। दूसरा हिंट दे, क्लास 11 में, मतलब क्लास 11 में पहले 10 चैप्टर में है। चलो सेल यूनिट में, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में एक बात बताई थी कि ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को कैसे ऑब्टेन करते हैं, उस एनर्जी को कैसे वर्क में बदलते हैं। ये सब जो पढ़ाई कहां पर हम लोग करते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। ये पढ़ाया नहीं मैंने, लेकिन नहीं, कई लोग लग रहे ये कहा, हमने तो सुना ही नहीं आज तक। अबे लिख के पढ़ाया है। और बायो रेमिडिएशन, हाँ बायोटेक में कहा? प्रिंसिपल्स में कि एप्लीकेशन में?
एप्लीकेशन में, जहाँ वो बहुत सारी चीजें बताई थी, है ना। क्या क्या बताया था, प्रोसेस्ड फूड, वहीं पर बायो रेमेडिएशन, वो कुछ स्यूडोमोनास फ्यूटिडा एक नाम लिया था। तो है सब सिलेबस में ये बायो प्रोस्पेक्टिंग। ए जीपी वाला जो याद आ रहा है वो है बायो इनफॉर्मेटिक्स, बायो इनफॉर्मेटिक्स। और जो गोल्डन राइस वाला है वो है बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? चलो, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरियस गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज एलियन स्पीसीज इन्वेजन है ये, अफ्रीकन कैटफिश है ना ये, तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन, और एक्सट्रीम एस्टिमेट 20 से 50 मिलियन। देखो यहाँ 20 और 50 भी दे रखे हैं, 7 मिलियन। आयुसियन का भी दे रखा है 1.5। यहाँ पर अगर आयुसियन के हिसाब से पूछे तो 1.5 होगा। और कह रॉबर्ट में के अनुसार कितनी बाकी हैं, 6 मिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? हाँ हाँ, अमेजोन ही तो है, सबसे डाइवर्सिटी तो अमेजोन में ही है ना। हाँ, और कौन सा? और अमेजोन में अलग अलग हमने याद भी कर रखा है। अमेजोन में प्लांट की 40,000 इनवर्टिब्रेट की, 1,25,000 वर्टिब्रेट की, 5,532, जिसमें से एम्फीबिया की अब नहीं बता पाएंगे, 427, मैमल की 427, रेप्टाइल की 300। सर सीक्वेंस पूछिए, लेकिन पेपर तुम्हारे एकदम सीक्वेंस में आता है ना। और फिशेस की 3,000, और दुनिया में फिशेस की 28,000, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। चलो बताओ। तीसरा होगा क्या? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट, जेड है। चलो बताओ इसमें, पहला सही ए सही है क्या इसमें से? ए क्या लिखा हुआ है? हाँ, सब सुनाई नहीं दिया। इन सीटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व सही है ना। और एक सीटू सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप क्या है? इन सीटू सीड बैंक, गलत। एक सीटू हो गया ना। और एक सीटू क्रायो प्रिजर्वेशन, सही बात है ना। कौन कौन सा सही है? पहला और पहला और चौथा, ए एंड डी। तो कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। गिवन द गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आधे तो इसी में ढेर हो जाएंगे। डिसेंडिंग में सबसे ज्यादा शुरू करें कि सबसे कम से? सबसे ज्यादा से शुरू करते हैं हम लोग, और कम की तरफ चलेंगे। कहां पर? अमेजोन में। तो अमेजोन बताओ सबसे ज्यादा कौन है? लेकिन शुरू कहां से करना है? सबसे बड़े से शुरू करना है ना। तो इनवर्टिब्रेट के बाद प्लांट, प्लांट के बाद फिशेस, फिशेस के बाद बर्ड, और बर्ड के बाद मैमल। प्लांट की कितनी? और इनवर्टिब्रेट फिशेस की 3,000, मैमल की 427, बर्ड की, और इंडिया में बर्ड की, और कोलंबिया में, और न्यूयॉर्क में, और ग्रीनलैंड में। यानी शुरुआत कहां से करनी चाहिए? बी से। बी से दो ऑप्शन आ गए, बी ए, बी ए के बाद सी। तो बी ए सी इतना किया, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एग्जाम में। चलो, सेक्रेड ग्रुप, खासी हिल्स इन मेघालय, जूलॉजिकल पार्क, नाइल पर्च, अमेजोन फॉरेस्ट। कितना क्वांटिटी? 20%। Frugivorous birds are found in large number in tropical forests mainly because of। चलो ऑप्शन देख लो। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, और इन फ्रूगरस बर्ड के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 1.15।
The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, pledged for a significant reduction in the current rate of biodiversity loss by the year 2010. Western Ghat have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. क्या हो जाएगा? Endemic species. Which of the following is not a method of ex situ conservation? कौन सा? नेशनल पार्क. सवाल करते करते समझ में आ गया होगा कि ex situ in situ बहुत पूछ रहा है ना वो. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कितना कठिन सवाल है. एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर. वाह भाई, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉज हैं. इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. भाई मान लो शेर को बचा रहे हैं तो जंगल को सुरक्षित करो. जंगल क्या है? इकोसिस्टम. तो वहां पर इकोसिस्टम सुरक्षित हो गया. और इकोसिस्टम सुरक्षित होने का मतलब कि इकोसिस्टम से नीचे के लेवल के जितने लेवल है सब सुरक्षित हो जाएंगे. नहीं समझे? इकोसिस्टम से लोअर कौन सा लेवल है? पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन सुरक्षित, पॉपुलेशन से नीचे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म सुरक्षित. समझ गए ना? Among the evil quadrant, which one is considered the most important cause? अब दो सवाल रिपीट हो रहे हैं ना. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर 1992. और रोजी का वो 1997. और जीन थेरेपी 1990. डीएनए की डिस्कवरी 1869. और 5 किंगडम सिस्टम 1969. वायरस की डिस्कवरी 1892. हैंकिंग एक्सपेरिमेंट 1891. कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम 1898. स्टैनली एक्सपेरिमेंट 1935. मिलर एक्सपेरिमेंट 1953. डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, राइबोसोम की डिस्कवरी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1970, 1972. और एमटीपी एक्ट 1971. और एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट 1928. हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट 1952. वाटसन क्रिक मॉडल 1953. वाटसन क्रिक नोबेल प्राइज 1962. और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945. और मेल्विन केल्विन को 1961 में दिया गया था नोबेल प्राइज. ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? प्रिस्ले ने इन द ईयर 1774. और पिछले एक्सपेरिमेंट किस सन में आया था? 1770, 1770 में. याद आ रहा है क्या? और ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन 1954. और डबल हेलिकल मॉडल 1953. और वर्ल्ड समिट 2002. और वर्ल्ड अर्थ समिट 1992. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984. एनसीईपीसी की स्थापना 1972. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat. तो जैसे कहेंगे taken out मतलब क्या हो गया? ex situ. तो ex situ तो दिया नहीं, क्या करोगे? फोर्थ करोगे. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल था ये अपने समय में. These are regarded as major causes of biodiversity loss. Choose the correct option. तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. अब म्यूटेशन और माइग्रेशन तो नहीं है. ये किसके कॉज हैं? एवोल्यूशन के. हार्डी बिनवेर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं कितने फैक्टर? 5. पहला
जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन चौथा, म्यूटेशन और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के कितने प्रभाव हैं? हाँ, 3 प्रभाव। 2 पीक बन रही तो डिसरप्शन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शनल एंड पीक गेट हायर एंड नैरोवर, तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। वो जो इंग्लैंड वाला केस था कौन सा था वो? डायरेक्शनल चेंज था ना, पहले कौन ज्यादा था? वाइड विंग, और बाद में कौन ज्यादा हो गया? डार्क विंग, तो डायरेक्शनल चेंज हो गया वो। ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज, वही हाइपोथेसिस वाला है पॉइंट। तो पहला पढ़ते ए, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years. Hence, more time was available for species diversification. सही बात है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, गलत बात है ना। मोर सीजनल कौन है? टेम्परेट, जैसे लखनऊ, लखनऊ टेम्परेट रीजन है। और आप साउथ चले जाओ तो क्या है? ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जो रीजन होते हैं वहां पर सीजन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। तीसरा क्या कह रहे हैं? मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ज्यादा सोलर एनर्जी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगा। फिर कह रहे कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो क्या सही मिला? ए सी डी ई, ए सी डी ई थर्ड हो जाएगा। लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज बाय आईयूसीएन। चलो रॉबर्ट में, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, हाँ, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉल एहरली, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, और इन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम किसकी तरह है? एयरप्लेन, और स्पीसीज रिवेट्स, पॉपिंग आ रिवेट, एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज की स्पीसीज, रिवेट ऑन विंग, और इकोसिस्टम हेल्थ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। डेविड टिलमैन, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट, और डेविड टिलमैन ने दिखाया कि जिन प्लॉट में ज्यादा जातियां हैं उनकी उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जहां पर डाइवर्सिटी बहुत कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। द रीजन विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक, समझ गए होंगे ना किसकी बात कर रहे हैं? हॉट स्पॉट। Which of the following is not included under in situ conservation? Botanical garden. Cryopreservation technique is used for in situ. तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इतना टाइम खासी जयंतियाल हॉट स्पॉट है? हाँ, कौन सा है? हाँ, वेस्टर्न घाट। अरे इन्वेजन इधर से आ गया है, ठीक है। सेक्रेड ग्रोव, खासियन जयंतिया हिल्स इन मेघालय, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, पार्थेनियम। रेन फॉरेस्ट which used to cover more than 14% of the earth land surface is now reduced to 6%। सही बात है। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, दोनों सही है क्या? चलो यहां पर कह रहा है कि सेक्रेड ग्रो आर नॉट फाउंड, तो पहला है आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, और ये कुछ सुना है क्या? मुदुमलाई सेंचुरी इन तमिलनाडु, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो सुना ही नहीं आपने। खासियन जयंती हिल इन मेघालय, और कौन सा बचा? अरावली सबसे पहले लिखा है, सरगुजा बचा, और अच्छा चंदा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, हैं? चंदा है लेकिन सूरज नहीं है। अरे कौन सा बचा इसमें? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। क्या पूछा था इसमें? नॉट फाउंड, तो कौन सा है? सी हो जाएगा, सी ओनली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2? ये 25 का सवाल है, बताओ। इतना टाइम लगाओगे? XC2 क्या है इसमें से? जू एंड बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर नहीं जानते हो क्या तुम लोग? गए नहीं हो कभी? द इवल क्वार्टेट, causes of biodiversity losses, XC2 conservation, Lantana camara, and dodo extinction. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. बिल्कुल प्रोकैरियोट के लिए कोई डेटा हमारे पास नहीं है. Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory condition. तो दोनों बातें और एक्सप्लेन कर रहा है. हमें इसीलिए नहीं पता इनके बारे में क्योंकि जो कन्वेंशनल मेथड है वो इनके लिए सुटेबल नहीं और कई सारों को कल्चर हम नहीं कर सकते. तो एक्सप्लेन कर रहा है. इन मेनी कल्चर्स ऑफ इंडिया, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रैक्ट मतलब रास्ता जो होता है जंगल में, उसे ट्रैक्ट कहते हैं. और हमारी बॉडी में ट्रैक्ट कहाँ होता है? हाँ, कहाँ पर? CNS में. CNS में ट्रैक्ट होता है. ट्रैक्ट इज अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन CNS. जैसे कोई ट्रैक का नाम बताओ. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. कौन सा ट्रैक? कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट. और जब PNS में आता है तो इसे क्या कहते हैं? तब नर्व कहते हैं क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. क्रेनियल नर्व कितनी? 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर. और फ्रॉग में क्रेनियल नर्व 10 पेयर. 10 नहीं, हाँ, तो वही फिर 6 से 15 गिल लगा के आओगे साइक्लोस्टोमेटा में कि पेयर लगाओगे? हाँ, आगे पढ़ रहे हैं. वर सेट असाइड, मतलब उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं. एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड. वेनरेटेड मतलब पूजा की जाती है उनकी. एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. किसकी बात हो रही है? सेक्रेड ग्रोव की बात हो रही. सही बात है क्या ये? रीजन कह रहा है कि इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फेसाइज प्रोडक्शन ऑफ नेचर. एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये? हाँ सही बात है, एक्सप्लेन कर देगा. ठीक है. द एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें? 3 रीजन थे, नैरोली, ब्रॉडली एंड एथिकल. तो करें एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी relate to what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be current or any economic value to us. सही बात है, दोनों बातें सही, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. दोनों अलग अलग बातें हैं. The narrowly utilitarian argument for conserving biodiversity says that humans derive countless direct economic benefit from nature. नैरोली में डायरेक्ट बेनिफिट की तो बात करते हैं. यस. रीजन कह रहा था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट सेज दैट द बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड. सही बात है, दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक नैरोली और एक ब्रॉडली. Biodiversity exists at all the level of biological organization, ranging from macromolecule within cell to biome. The term biodiversity describe the combined diversity at all the levels of biological organization. दोनों बातें सही, एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलग अलग बातें. About the total number of species present on Earth, some extreme estimate range from 20 to 50 million. We have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. सही बात है, और explanation नहीं है. Estimate given by IUCN for biodiversity do not give any figure for prokaryote. IUCN का जो डेटा है 1.5 मिलियन केवल यूकैरियोट के लिए है. रीजन कह रहा है कि बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज देयर माइट बी. लेकिन एक्सप्लेनेशन हाँ है ये. IUCN का एस्टिमेट प्रोकैरियोट के लिए नहीं है क्योंकि
बायोलॉजिस्ट को पता ही नहीं कि कितनी प्रोकैरियोटिक जातियां, तो एक्सप्लेन कर रहा है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और कोई कंट्री बताओ? ब्राजील एक और याद रखना। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, बट इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%। सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है। मेगा डाइवर्सिटी इसीलिए है, क्यों? क्योंकि जितना एरिया मिला है उसकी तुलना में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 3 गुने से भी ज्यादा। क्योंकि 2.4 का 3 गुना करोगे 7.2 आएगा, 3 गुने से भी ज्यादा। और हॉट स्पॉट तो 22 गुना कंट्रीब्यूट करता है। हॉट स्पॉट 2% एरिया कवर करता है और कंट्रीब्यूशन है 44%। और इसीलिए अगर उनको प्रोटेक्ट कर लें लीगली तो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन 30% रिड्यूस कर जाएगा। ये किया कि नहीं किया? हाँ, हो गया, एक्सप्लेन कर रहा है। When need turns to greed, it lead to the co-extinction. It lead to the it lead to the over exploitation. तो assertion हो गया गलत। Reason: when a species become extinct, the plant and animal species associated with it in a facultative way also become extinct. क्या गलती है? ऑब्लिगेट होना चाहिए, फैकल्टेटिव गलत हो गया। ऑब्लिगेट अगर है टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप तो एक के एक्सटिंक्शन से दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दोनों गलत हो गए। द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। बिल्कुल भाई, वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन की वजह से मछलियां मर रही हैं, एल्गल ब्लूम हो रहा है, पूरा का पूरा तालाब इकोसिस्टम ही खत्म हो जा रहा है। अपने गांव में आप सोचो कि पुराने समय कितने तालाब होते थे, अभी बहुत सारे तालाब खत्म हो गए ना। आपने पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह कर दिया। इन केस ऑफ को इवॉल्व plant pollinator mutualism, extinction of one invariably lead to the extinction of other। सही बात है ना? लेकिन दोनों का कोई लिंक है क्या? नहीं। दोनों सही, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। करेंटली द 6th एक्सटिंक्शन इज इन प्रोग्रेस। छठा एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन। द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट are estimated to be 100 to 1000 times faster than in pre-human time, and our activities are responsible for the faster rate। दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि छठा एक्सटिंक्शन चला, इसका ये रीजन थोड़ी है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ स्पीसीज लॉसेस कंटिन्यू, then nearly half of all the species might be wiped out within the next 200 year। 2000 लिखा है, कितना होना चाहिए? हाँ, 200, 100 year, 100 year। The accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to volcanic activities। किसकी वजह से? Largely due to human activities। दोनों गलत हो गया ना। The most dramatic example of habitat loss come from the tropical rainforest। सही बात है ना? ट्रॉपिकल, जो याद है ना, वो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन ने कॉलोनी बनाई थी और बर्ड की कितनी जातियां? 2000 जातियां एक्सटिंक्ट हो गई। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वंस कवरिंग 6% ऑफ अर्थ सरफेस नाउ कवर मोर देन 14%। उल्टा लिखा है, पहले 14% और अब 6% से कम कवर कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों गलत हो गए। पहला सही है, दूसरा गलत है। असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है। फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, टकराव। तो फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, भाई हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें बचाना भी है, कंजर्वेशन भी करना है। भाई हमें हाईवे बनाना और हाईवे बनाने के रास्ते में जंगल आ रहा तो काटना पड़ेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। हम बायोडाइवर्सिटी बचाना भी चाहते हैं और हम डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं। तो अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में मेनी नेशंस, कई सारे देश, find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। सही बात है भाई, अब उनको पुल बनाना है या नदी नहर बनाना है तो उसके लिए वो कुछ चीजों को इग्नोर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं, अनरियलिस्टिक एंड इकोनॉमिकली नॉट फिजिबल। करें पॉसिबल ही नहीं कि सारी वो बायोडाइवर्सिटी को बचा पाए, क्योंकि विकसित भी होना है। Reason: invariably the number of species waiting to be saved from extinction far exceed the
कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। सही बात करें, जितनी जातियां खोजे जाने के इंतजार में बैठी है कहाँ? अरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा कहाँ बैठी हैं? अमेजोन में। अमेजोन में तो 20 लाख इंसेक्ट की जातियां बैठी हैं, इंतजार करें कि आओ। और लेकिन उतने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अलग अलग बातें हैं। व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, its unique assemblage of parasite also meet the same fate। और अगर पैरासाइट एक्सटिंक्ट हो जाए तो होस्ट हो जाएगा। अरे अरे, पगले हो क्या तुम लोग? अबे तो होस्ट का तो मौज हो जाएगा बे। क्यों भी पैरासाइट, अगर होस्ट खत्म हो जाएगा तो पैरासाइट खत्म हो जाएगा, अगर ऑब्लिगेट रिलेशन हो। अगर ऑब्लिगेट नहीं है तो फिर तो दूसरे पे, ये नहीं तो और सही। लेकिन अब लैला मजनू टाइप, एक गया तो दूसरा भी गया। इन द केस ऑफ in the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably lead to the extinction of other। बोलो यार, कुछ तो बताओ। सही बात है ना? कह रहे को इवॉल्व, अगर कोई इवोल्यूशन का केस है तो एक का एक्सटिंक्शन दूसरे के एक्सटिंक्शन का भी कारण बन जाएगा। जैसे कौवा खत्म तो कौन खत्म? कोयल खत्म, क्योंकि कोई इवोल्यूशन का केस है वो। और कोयल खत्म तो हाँ, कौवा जरूर खत्म हो जाएगा, कि कौवे पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। कोयल खत्म तो कौवा भी खत्म कर दिए। ऐसा थोड़ी है, कौवा थोड़ी निर्भर कर रहा है उसके ऊपर। हाँ, फिग वैस में फिग खत्म तो वैस खत्म, और वैस खत्म तो फिग खत्म, क्योंकि वो म्यूचुअलिस्टिक है। और ये तो ब्रूट पैरासिटिज्म प्लस माइनस है ना, तो प्लस खत्म तो माइनस खत्म, लेकिन माइनस खत्म तो म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस है ना। एक खत्म तो दूसरा, दूसरा तो पहला। लैला गया तो मजनू, मजनू गया तो लैला। इन जनरल, सामान्य तौर पर, बोला यही याद रहा एग्जाम में खाली। बाकी सब। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सही बात है क्या ये? विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर। इतनी बात तो सही है, लेकिन वो जो ट्रॉपिक्स के ब्रैकेट में लिखा है ना, लैटिट्यूडनल रेंज, वो गलत लिखी। वो कितना होना चाहिए? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 23.5 दोनों होने चाहिए थे। तो कौन सा गलत है? असर्शन सही, लेकिन रीजन गलत है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन, ये लाइक अनलाइक वाले सवाल खूब आते हैं। आर लेस सीजनल, सही बात है। रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, रीजन कह रहा है सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक्सप्लेन। हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है उसको। अबे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट ऊपर कह रहा है लेस सीजनल है, और रीजन कह रहा है कि निश स्पेशल, कोई मतलब है क्या दोनों का? प्रेजेंटली मेनी। चलो उल्टा करके देखो। उल्टा तो वैसे भी नहीं हो सकता है, सच से शुरू हो रहा है। प्रेजेंटली मेनी मरीन फिश पॉपुलेशन around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species। कौन सा केस है ये? हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन का केस है। रीजन का व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब हाँ, बिना जाने बूझे, और डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, फॉर वॉट एवर पर्पज, करें कारण कुछ भी हो। जैसे पार्थिनियम अनइंटेंशनल की डेलिबरेट, अनइंटेंशनल, और आइकॉर्निया डेलिबरेट। आइकॉर्निया लाया गया था और पार्थिनियम आ गया था, पर्पज कुछ भी था। जैसे जलकुंभी क्यों लाया गया? फूलों के कलर के लिए, मो कलर फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, उसके लिए लाया गया। तो वॉट एवर पर्पज, कारण कुछ भी हो, सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, कुछ खतरनाक हो जाते हैं, एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज। अब जिस, सही बात है ना, जिस तालाब में जलकुंभी हो गया वहां दूसरा कोई पेड़ सर्वाइव नहीं, केवल जलकुंभी, और कुछ दिन में इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो दोनों सही है क्या? एक्सप्लेन। भाई एक एलियन स्पीसीज का केस और एक
ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो दोनों का कोई लिंक नहीं बनेगा। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस when we realize that a large fraction of the species faces the threat of becoming extinct even before we discover them। yes, बहुत सारी जातियां ऐसी धरती पर हैं जिनको हम खोज ही नहीं पाएंगे और उसके पहले वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Tillman through his experiment proved that plots with more species show less year to year variation in total biomass। सही बात है, क्या दोनों का कोई लिंक है? नहीं। According to Robert May, how many of total species are recorded so far? रॉबर्ट मे के अनुसार 1.5 खोजी गई हैं। हाँ, दिमाग लगाओ। हाँ, 22%। ले ऑप्शन ले लो तुम लोग। 22% जातियां रॉबर्ट मे के अनुसार खोजी गई हैं। Which of the following region of the globe called lungs of the planet? Amazon rainforest। गिव द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, उसमें क्या पूछा था? तो मैंने असेंडिंग बना दिया। नाम वही है कि अलग है? नाम भी बदल दिए गए। चलो बताओ। और वर्ड की बात कर रहा आपके बारे, अमेजोन की बात नहीं चल रही है। तो असेंडिंग तो सबसे कम से शुरू, सबसे कम बताओ इनमें से कौन है? एक बोला फिश तो दूसरे ने फिश। हाँ, चींटियां तुमको नहीं दिखाई दे रही? हाँ, एंड की कितनी? और फिशेस की? और बीटल की? और इंसेक्ट की? 7 लाख। और प्लांट की? 3.5 लाख। तो बताओ कहाँ शुरू करें? एंट, फिश, बीटल, प्लांट, इंसेक्ट। समझ गए क्या? यानी सीक्वेंस बनेगा डी सी बी। डी, एक ही ऑप्शन मिल गया वैसे तुमको, थर्ड ऑप्शन। द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो फॉर। इतना टाइम लोगे? थर्ड करेंगे ना? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। और सस्टेनेबल वर्ड ध्यान रखना। ये क्या है? अच्छा, a species that drive major ecosystem function, which of the following term is used to notify such a species? कीस्टोन स्पीसीज, वही जो विंग पे रिवर्ट थी ना, तो कीस्टोन स्पीसीज या की स्पीसीज। जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो? Which of the following is not a method of in situ conservation? Wildlife safari park। Ex situ conservation refers to? फोर्थ होगा ना? और थर्ड क्या है? इन situ। Which of the following is not a cause of biodiversity losses? को evolution, को extinction होना चाहिए था ना? Which of the following countries has the highest biodiversity? कौन सा हो गया? ब्राजील। Which of the following is not cause for loss of biodiversity? Keeping animal in zoological park, ये तो बचाने का तरीका है ना? ये चिड़ियाघर क्यों बनाए गए हैं? हाँ, देखने के लिए। हाँ, इनके मजे के लिए बनाया गया है। अरे ठीक, सब जानते हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं जानते हैं। Which of the following is not an invasive alien species in Indian context? अभी तुमको पार्थिनियम बता रहे हैं। तीन इतनी देर से याद करा रहे। कौन सा होगा? साइनोडॉन। साइनोडॉन जानते हो क्या? अबे दूब घास। दूब घास जो है वो एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एग्जाम्पल नहीं। हाँ, वीड है। और इस पे 2,4-D का प्रभाव होता है कि नहीं होता है? मोनोकॉट है ना, वो ऐसे का मेंबर है ना, तो इस पे नहीं होगा। और लॉन जब हम बनाते तो लॉन में तो घास लगी रहती है ना, तो घास को अगर मार देगा तो फिर फायदा ही क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट? पिचर प्लांट जानते हो क्या? कौन? नेपेंथस।
अरे पिक्चर प्लांट होता ना पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट कितनी तरह के? दो तरह के हैं, एक है पैरासिटिक और दूसरा इंसेक्टिवोरस। पैरासिटिक में कस्कटा और इंसेक्टिवोरस में पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, याद आ रहा है? और पैरासिटिक में दो नाम और याद किए थे हमने, ओरोबैंकी एंड स्ट्रिगा, याद आ रहा है? अ सिंगल फ्रूट कंटेंट थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स ना। तो कहां पर मिलेगा? थार डेजर्ट में मिलेगा, रेगिस्तान में। कहाँ मिलेगा? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट वही असम वाला एरिया है ये। तो याद रखना, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, एग्जाम्पलर में है। एग्जाम्पलर के सवाल सीधे ही आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, ये तो गलत बात है ना। पोलर पे बायोडायवर्सिटी बहुत कम है और हॉट स्पॉट में बहुत ज्यादा है। और ज्यादा डायवर्सिटी कहाँ पर है? ट्रॉपिक्स में, यानी मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स। इंडिया का ज्यादातर हिस्सा किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में। इसलिए बर्ड की कितनी जातियां हैं? 1200। डोडो, क्वेगा, थाइलसिन, स्टिलर सिगाओ। इनको खाली एक याद हो पाया है। What is common to the following plant? Nepenthes, Xylotum, Xylotum पढ़ा है क्या क्लास? Psilopsida, Rolfia, अरे रोल्फिया मिटोरिया अभी तो पढ़ा है। और एकोनिटम, करें इनमें कौन सी चीज कॉमन है? चलो ऑप्शन ले लो। सारे ऑर्नामेंटल हैं। नेपेंथिस ऑर्नामेंटल है। इंसेक्टोरस प्लांट लगाएंगे ये ऑर्नामेंटल के लिए। बैल कहीं की। और राउल्फिया तो जानते हो कि वो मेडिसिनल है। तो नहीं करोगे? हाँ, तीसरा ऑप्शन, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। प्रोन मतलब नाजुक हैं, मतलब इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से दो गायब हुए, कौन? पैसेंजर पिजन एंड स्टिलर सी काउ। इनका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो। राउल्फिया का क्यों कर रहे होंगे? मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए कर रहे होंगे, है ना। तो ये सब आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो जाएंगे। वन हॉर्न राइनोसिरोस, राइनोसिरोस जानते हो क्या? अबे गैंडा। गेंडा क्या? गैंडा के एक सींग होती है ना नाक पे। राइनो मतलब, राइनो मतलब नोज। अबे राइनो वायरस नहीं। राइनो वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड। और कॉमन कोल्ड में क्या इन्फेक्ट होता है? नाक। तभी तो नाम है राइनोसिरोस, क्योंकि जो सींग है वो कहाँ है? नाक पे। और गाय भैंस बकरी में सींग कहाँ है? अबे अरे सिर पे बता दो, यहाँ पे एग्जामिनर को दिखाओगे क्या? चलो यहाँ देखो। वन हॉर्न राइनोसिरोस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी? काजीरंगा कहां पर है? असम। तो ये याद करना अच्छा सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसमें और कोई नाम जानते हो क्या? जिम कॉर्बेट जानते हो क्या? जिम कॉर्बेट तो कहाँ पे है? हाँ, जिम कॉर्बेट नहीं जानते हो? उत्तराखंड में। पहले यूपी का ही पार्ट था ना वो। और ये यूपी का पहला नेशनल पार्क था। इसका नाम था हैली नेशनल पार्क पहले, अब जिम कॉर्बेट हो गया। अब यूपी में एक बहुत फेमस है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर दुधवा की वजह से ही हमारे स्टेट का सबसे बड़ा जिला भी है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, क्योंकि उसको वो कवर करता है दुधवा नेशनल पार्क को। अच्छा, नेशनल पार्क में। चलो, अच्छा अगला सवाल देखो तुम। अमंग द एनिमल ग्रुप्स
गिवन बिलो विच वन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज? कौन सा? एम्फीबिया। कितने परसेंट? 32। जिम्नो, 31 मैमल, 23 और बर्ड, 12 और टोटल जातियां 15,500। 15,500 और इंडिया से 650। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? एम्फीबिया। एम्फीबिया हटा दें तो मैमल हो जाएगा। अबे इसमें ऑप्शन कहाँ जिम्नो दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया? ऑल हो जाएगा। रॉल्फियो सर्पेंटाइना, ये उसी की एक जाति है। रॉल्फियो मेटोरिया है ना। सेंटलम एल्बम, ये है चंदन का पेड़। और चंदन की तस्करी तो आप सुने ही होंगे। क्या नाम था उसका? अबे वो तो मूवी है वो। वीरप्पन का नाम सुने हो? वीरप्पन तस्करी करता तो मूवी देख लिए तुम लोग कैसा समाज बनाओगे बे? हाँ? कहेंगे कि रावण किसने मारा, कहेंगे रणवीर कपूर। वही तो राम बना था। हाँ? तो उसको कहें रावण। तो इसमें ऑल हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ इसमें। इसमें ए दिखाई दे रहा है क्या? ए क्या है? मॉसेस। और बी क्या है? लाइकेन। और सी क्या है? एंजियोस्पर्म। और डी क्या है? फंजाई। और ई क्या है? एल्गी। और एफ क्या है? फंस एंड लीज। कर लोगे यानी तुम लोग, है ना। चलो बताओ ए क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बी क्या है? स्ट्रेट लाइन। एक एक क्वेश्चन बताओ। एस इज इक्वल टू सी ए टू पावर जेड। और बी की बताओ। प्लस जेड लॉग ए। चलो ए बताओ। हाँ? मैमल्स। बी? बर्ड। सी? रेप्टाइल। डी? एम्फीबिया। ई? फिशेज। याद है ना कैसे एंटी क्लॉकवाइज चलते थे? ए? एरिया है। हाँ? एरिया की स्पीसीज है। मान लो भूल गए एग्जाम में तो। ए फॉर एरिया। अरे अरे ऐसे नहीं करते हैं यार। उसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर कर लेते हैं ना। हमारी क्वेश्चन है लॉग एस इज इक्वल टू, हमारा फंडा हम ही चला रहे हो हैं। लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एम एक्स प्लस सी, ये सी है इंटरसेप्ट। तो वाई एक्सिस पे क्या आया? स्पीसीज। और एक्स एक्सिस पे एरिया। ऐसे करते हैं। लेकिन ए फॉर एरिया और एग्जाम में ए इधर लिख दिया तो बस ढेर हो गए। तो ए इज द बहुत मासूम बच्चे, क्या किया जाए इनका। रिवीजन नहीं करोगे क्या? कुछ रिवाइज करना हो बताओ, करा दें। हाँ? कुछ नहीं करना है। हाँ? कौन से? केमिस्ट्री में टॉपिक छोटा है कि बड़ा है?
तो लोग तो कौन सा टॉपिक है आज? अच्छा, तो स्लाइड क्या होती है? हाँ, चलो तो फिर अब 2 दिन के बाद कराएंगे फिर रिवीजन। 2 दिन अब लगातार टेस्ट है तुम लोगों का ना, कल और परसों टेस्ट है, टेस्ट दो बढ़िया से। और अब 2 यूनिट हमारी बच रही है ना, और अगला जो चैप्टर होगा कौन सा, मार्फो है ना। मार्फो में तो खूब एग्जाम्पल है, थोड़ा पढ़ के आना। उतना ही पढ़ लेना जितना हम पढ़ा देंगे, उतना ही देख लेना तुम लोग, ऐसे मुंह उठा के चले आते हो। चलो ठीक बेटा, मिलते हैं, ठीक हो।